अस्सलामु अलैकुम। देवर की पोश इलाके में अंडर गारमेंट्स की दुकान थी। मुझे भी अंडर गारमेंट्स की ज़रूरत पड़ती, मगर शर्म के मारे देवर की दुकान पर ना जाती। एक रोज़ बुर्का पहनकर देवर की दुकान पर चली गई और अपनी मखसूस चीज़ मांगी। थोड़ी देर बाद देवर ने एक मखसूस इशारा किया और उठकर अंदर वाले कैबिन में चला गया। मेरे तो होश उड़ गए जब देवर मेरा नाम सलमा अख्तर है और मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मैं अपने ससुराल के साथ रहती थी और मेरे ससुराल में सास ससुर ननंद और एक देवर भी मौजूद था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। यूं तो मेरा शौहर जॉब करता था, मगर मेरे देवर ने सुपरमार्केट में लेडीज गारमेंट्स की एक बहुत ही बड़ी दुकान खोल ली थी। अगरचे मेरे सर परहेजगार इंसान थे, तो उन्होंने देवर को इस काम को करने से मना भी किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि औरतें चीज़ें खरीदते वक्त बहुत तंग करती हैं, और दूसरा देवर की अभी शादी भी ना हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवर किसी भी औरत से मुतल्लिका काम में पड़े। मगर देवर ना माना और जिद करके अपनी बात मनवा ली। बाकी घर वाले भी देवर की जिद के आगे खामोश हो गए। कुछ दिनों तक तो हमें लगा कि देवर आसफ भट्टी खुद ही इस काम से जार होकर दुकान बंद कर देगा। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते रहे मेरी हैरत में इजाफा होता चला गया, क्योंकि मेरे देवर की दुकान क्योंकि मेरे देवर की दुकान अन्य खासी चाल पड़ी थी, और देखते ही देखते देवर का कारोबार बढ़ता चला गया। जब से इसने दुकान खोली थी, घर में रुपयों की रेल पहल शुरू हो गई थी। शोहर भी ये सब देखते हुए इसका गर्विदा हो गया। देवर भी हम सब घर वालों पर पैसा पानी की तरह बहाने लगा। पहले सारा घर मेरे शोहर की कमाई पर चलता था, अब देवर की कमाई आने लगी तो राशन पानी भी खुला आने लगा। यही नहीं, बल्कि मेरा देवर हमारी सारी फरमाइश झट से पूरी कर देता था। मगर एक बात मुझे बिल्कुल हैरान करती थी कि देवर ने कभी भी हमें अपनी दुकान पर नहीं आने दिया। हम जो भी चीज लाने को कहते थे वो घर पर ही ले आता था। इस बात ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। मैं रोज ही किसी न किसी बहाने से ये बात अपने शौहर के सामने कहती थी, मगर मेरा शौहर हर बात ये कहकर टाल देता था कि वो नहीं चाहता होगा कि घर की औरतें मेरी दुकान पर आएं। शौहर की बात सुनकर मेरी चुप हो जाती थी। सच्ची बात तो ये थी कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरे देवर के पास पैसों के जैसे अंबार लगते जा रहे थे। एक दिन मेरी सास ने मेरे देवर से कहा कि अब तुम शादी कर लो, खैर से अब तुम भी कमाने लगे हो, अब तो तुम्हारा अपना कारोबार है, कोई भी तुम्हें अपनी लड़की झट से दे देगा। मगर ये सुनकर मेरे देवर ने फौरन से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अभी शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ये सुनकर तो मेरा शक पक्का हो गया, जरूर इसके पीछे किसी लड़की का चक्कर है। लेकिन ये मेरे देवर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा था, ये राज तो अब भी नहीं खुला था। वो वक्त गुजरता रहा और मेरा तजस्सुस बढ़ता चला गया। एक दिन मैं अपने मैके गई तो हम सब बहनों ने शॉपिंग का प्लान बना लिया और मार्केट पहुंच गई। हम सब ने अपने अपने लिए कुछ खवातीन से मुतल्लिका चीजें खरीदनी थी, इसलिए हम सब बहनें मुख्तलफ दुकानों में घुस गई। बच्चों की खरीदारी के बाद मुझे अपने लिए कुछ चीजें खरीदनी थी, इसलिए मैं इधर उधर की दुकानों में झांकने लगी ताकि जल्दी से मुझे मेरी मतलूबा चीजें मिल जाए। वहीं पर अचानक मेरी नजर अपने देवर की दुकान पर पड़ी। वैसे तो मैंने इसकी दुकान नहीं देखी थी, मगर सामने ही मेरा देवर बैठा था और इसकी दुकान में कुछ लोग आ जा रहे थे। दुकान देखकर मुझे कुछ हैरानी भी हुई कि दुकान पर कुछ खास रश न था। मैंने सोचा मौका अच्छा है,
कुछ खरीदारी भी कर लेती हूँ और देवर की दुकानदारी का पोल भी खुल जाएगा। लिहाजा मैंने अपनी बहनों से छुप कर वहां जाने का सोच लिया। मैंने अपना चेहरा मास्क से ढांप लिया और दूसरे हाथ से बुर्का अपने मुंह के आगे कर लिया ताकि मेरा देवर मुझे पहचान न ले। दुकान में दाखिल हुई और इधर उधर कुछ चीजें देखने लगी। ये देखकर भी मुझे हैरानी हुई कि इसकी दुकान में इतना नया माल मौजूद नहीं था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। दुकान अपने मुंह से अपनी हालत बता रही थी। खैर, धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ती रही और देवर के पास जाकर अपनी एक चीज मांगी तो उसने फौरन से मुझे मेरी मतलूबा चीजें दिखाना शुरू कर दी। इसलिए बहुत सारी चीजें मेरे सामने रख दी। इस वक्त मेरे देवर की दुकान में एक फैशनेबल लड़की आई और उसने मेरे देवर के कान में कुछ कहा। ये देखकर मैं चौंक गई। कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसके साथ मेरे देवर का चक्कर चल रहा है और वो इसकी खातिर शादी नहीं करना चाहता। ये ख्याल आते ही मैंने इसकी तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और मुझे लग रहा था कि वो मेरे देवर से बहुत सी चीजें खरीदेगी। मगर मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई जब इस लड़की ने दोबारा से मेरे देवर के कान में कुछ कहा और वो इसे अपनी दुकान के अंदर खुलने वाले एक कैबिन के अंदर ले गया और फिर वो दरवाजा बंद कर दिया। ये सब देखकर मेरे तो लेने छूट गए और मैं उल्टे कदमों दुकान से बाहर निकल गई। इस दिन मैं घर आई तो मैं सोचने लगे कि कैसे ये बात अपने ससुराल वालों को बताऊं कि मेरा देवर तो एक लड़की के साथ शादी से पहले ही रंगरलियां मना रहा है। इसीलिए तो वो शादी के लिए इनकार कर रहा था। खैर, अगले दिन ही मैंने हिम्मत करके ये बात अपने शोहर को बता दी, मगर इससे ये बात छुपा ली कि मैं आसफ भट्टी की दुकान पर खुद गई थी और मैंने अपनी आंखों से इसे एक लड़की के साथ देखा था। इसलिए मेरे शोहर ने मेरी बात का ज्यादा यकीन नहीं किया और कहा कि तुम ऐसे वहम कर रही हो। जरूरी नहीं कि आसिफ का किसी लड़की के साथ चक्कर हो सकता है कि वो यूं ही शादी के लिए इनकार कर रहा हो। लेकिन मैं कई दिन तक अपने शोहर के पीछे पड़ी रही, तब जाकर इसने अपनी माँ और भाई से बात की। मेरे देवर ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है। ये सुनकर मैं इसकी एक्टिंग को दाद देने लगी कि कैसे होशियारी से इसने मेरे शक को जुटला दिया था। लेकिन मैं भी इसकी बापी थी और मैंने इसे खुद इसकी दुकान में एक लड़के के साथ देखा था। वो अपने वालिदैन और भाई को बेवकूफ बना सकता था लेकिन मुझे नहीं। इसलिए मैंने फौरन इससे कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे लिए लड़की देख लेते हैं, रिश्ता तय कर देते हैं, जब तुम चाहोगे तब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। ये सुनकर मेरा देवर मुझे देखने लगा, मैं भी इसकी तरफ देखने लगी। मैंने असलियत जानने के लिए एक चाल चली थी। अब देखना ये था कि मेरा देवर इस चाल में फंस जाता है या फिर। आसानी के साथ बच जाता है। मेरे ये सोचते हुए मुस्कुराने लगी। ठीक है, आप सबको जैसा मुनासिब लगे, ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। मेरी सास मुतमिन हो गई जबकि मेरे शौहर ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो कि देखा, तुम्हारा शक तो बिल्कुल गलत निकला। मैं वहां से उठ आई। ऐसे कैसे हो सकता था? अगर मेरे देवर को किसी लड़की से प्यार था तो वो कहीं भी शादी के लिए कैसे तैयार हो गया? खैर, मुझे यकीन था मेरा देवर अगले दिन ही हम सब से कहेगा कि मुझे एक लड़की पसंद है और आप लोग उसके घर रिश्ता लेकर जाएं।
मगर 2 दिन गुजर गए मगर ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अब तो मुझे और हैरानी होने लगी कि कैसे मेरा देवर अपनी मोहब्बत निचोड़ कर कहीं भी शादी के लिए तैयार हो गया था। मेरी सास भी बेटे की शादी का सुनकर बहुत खुश थी और धड़ाधड़ इसके लिए लड़कियां देख रही थी। फिर इन्हें दिनों मेरी सास ने देवर के लिए एक लड़की पसंद कर ली। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि लड़की देखते ही मेरा देवर इनकार कर देगा। मगर इस वक्त मैं हैरान रह गई जब देवर ने लड़की देखते ही इसे ओके कर दिया और अपनी माँ के हथेली पर कई हजार वाले नोट रख दिए। ये देखकर मैं फिर से तजस्सुस में पड़ गई। आखिर ये क्या माजरा है? वो लड़की कौन थी और मेरे देवर की दुकान में वो अंदर इसके साथ क्या करने गई थी? इस सवाल का जवाब मुझे जानना था और ये तभी मुमकिन था जब दोबारा से इस दुकान में जाऊं। ये मुश्किल जरूर था मगर नामुमकिन नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं कल फिर से अपने देवर की दुकान पर जाऊंगी और असल हकीकत जान लूंगी। बल्कि मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर वो लड़की मुझे अपने देवर की दुकान पर दोबारा मिली तो मैं इससे सब कुछ बताऊंगी कि ये तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। फिर अगली सुबह जब मेरा देवर अपनी दुकान पर चला गया तो मैं भी अपने मैके जाने के बहाने घर से निकल आई। इस दिन मैं अपने मैके जाने के बजाय अपने देवर की दुकान पर चली आई और पहले की तरह मैंने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि वो मुझे पहचान ना पाए। दुकान के अंदर जाते ही मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे कुछ सूट दिखा दो। मैंने सोचा कि मैं इस बहाने ज्यादा देर तक इसकी दुकान पर रहूंगी। हो सकता है कि आज भी वो लड़की मेरे देवर से मिलने आ जाए। इस दिन चूंकि मैं अपनी सहेली के साथ थी इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा मगर आज मैं सारी हकीकत जानकर यहाँ से जाना चाहती थी। इसलिए मैं जानबूझकर अपने देवर से नए नए सूट निकलवा रही थी और वो बेचारा भी मुझसे जान छुड़ाने के लिए जल्दी जल्दी सूट दिखा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा देवर चाहता था कि मैं जल्द अज जल्द इसके दुकान से चली जाऊं और मैं देख रही थी कि मेरे देवर की नज़र में बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे देवर को किसी के आने का इंतज़ार था। ये सूरत हाल देखकर मैंने भी देवर से बहाना किया, भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं कुछ देर यहाँ बैठना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया। दिल ही दिल में सोच रही थी, देवर जी आज तो मैं तुम्हारा प्लान जानकर ही यहाँ से जाऊंगी। मोहब्बत किस और से और शादी किसी और से, मैं अपनी दिल में सोचने लगी। इस वक्त दुकान का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। मेरे देवर का चेहरा खिला उठा और वो मुस्कुराने लगा। मैंने पलट कर देखा तो हक्का बक्का रह गई क्योंकि ये लड़की पहले वाली लड़की से बहुत मुख्तलिफ थी। वो बहुत से यंग सी थी जबकि ये तो मेरे देवर से उम्र में बड़ी लग रही थी। खैर मैंने इस लड़की को नज़रअंदाज कर दिया और सूट देखने लगी। मुझे मसरूफ देखकर मेरा देवर आगे बढ़ और इस लड़की को साथ लेकर जूते दिखाने लगा। जब मेरे देवर को लगा कि मैं सूट देखने में मसरूफ हूँ तो उसने चुपके से लड़की को इशारा किया और इसे लेकर कैबिन में गायब हो गया। मैंने सोचा कि आज तो इन दोनों के पीछे जाकर अभी इन दोनों का प्यार सबके सामने जाहिर कर देती हूँ और इस सब की तस्वीरें भी बना लेती हूँ ताकि अपने ससुराल वालों को दिखा सकूं कि कैसे आसिफ इन सब को बेवकूफ़ बना रहा था। मगर इससे पहले वो हो गया जिसका मैंने सोचा तक नहीं था। मैं वहां तक जाने से पहले ही मेरा देवर वापस आ गया और मैं फौरन सोर्स की तरफ देखने लगी और मैंने अपनी हैरानी छुपाकर यूं ज़ाहिर किया जैसे मैंने कुछ न देखा ही नहीं। लिहाजा बड़ी होशियारी से मेरा देवर मेरे करीब आकर मुझे सूट्स की कीमत बताने लगा। आखिर ये क्या माजरा है? मेरा देवर इस लड़की को वहाँ अकेला छोड़कर क्यों चला आया? क्या वो मेरे जाने का इंतजार कर रहा है? मैं सोचने लगी तभी वो दरवाजा खुला और वही लड़की बाहर निकल आई। इसने नकाब ओढ़ रखा था मगर अब इसका हुलिया कुछ तब्दील लग रहा था। इसने आगे बढ़कर मेरे देवर के हाथ में एक लिफाफा थमाया और दुकान से बाहर निकल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था।
اس سے پہلے کہ میں اپنے دیور کی دکان سے باہر نکل آتی وہاں ایک اور لڑکی آ گئی اور اسے بھی دیکھ کر میرا دیور مسکرانے لگا۔ پہلے کی طرح میرا دیور اس لڑکی کو بھی بہانے کے ساتھ اس دروازے تک لے گیا اور پھر وہ لڑکی غائب ہو گئی۔ اب مجھے اس لڑکی کی باہر نکلنے کا انتظار تھا کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کے نکلتے ہی اس سے ساری بات پتہ کر لوں گی۔ اس لیے اس لڑکی کے باہر آنے تک میں نے 2 اور سوٹس پسند کر لیے اور ان کی قیمت ادا کر کے جوتے دیکھنے لگی۔ جب وہ لڑکی باہر آئی تو میں اس کے آنے سے پہلے دکان سے نکل آئی۔ جب وہ نکلی تو میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ تم اس دکان کے خفیہ دروازے کے اندر کیا کرنے گئی تھی؟ یہ سن کر وہ لڑکی پہلے تو گھبرا گئی اور صاف مکر گئی۔ جب میں نے کہا کہ میں نے تمہاری تصویریں بنا لی ہیں تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ میری منت سماجت کرتے ہوئے کہنے لگی پلیز کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ میں نے بھی اس سے یقین دلایا کہ تم بے فکر ہو، تمہاری عزت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا۔ وعدہ کرتے ہی اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ میرا اس دکان والے لڑکے کے ساتھ نہیں بلکہ ایک اور لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور میں اس دکان کے اندر موجود ایک کمرے میں اس لڑکے سے ملنے لگ گئی تھی۔ تو کیا وہ دکان والا لڑکا تم لڑکیوں کو خفیہ طور پر لڑکوں سے ملواتا ہے؟ میرے اس سوال پر وہ سر ہلانے لگی اور کہا کہ ہاں، وہ اس ملاقات اور اس کی رازداری رکھنے کے لیے ہم دونوں سے پیسے لیتا ہے۔ جاتے جاتے اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اگر میں بھی کسی سے ملنا چاہوں تو اس لڑکے سے بات کر لوں۔ یہ سن کر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ابھی بھی کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ ایک اور لڑکی دکان میں جاتی دکھائی دی۔ سب برداشت نہ ہوا کس قدر گھٹیا سے وہ یہ گھٹیا کام کر رہا تھا۔ میری سہیلی کا بھائی پولیس میں تھا۔ میں نے اسے کال کی اور ساری صورتحال بتائی۔ وہ کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، میں ابھی ایک ٹیم روانہ کرتا ہوں۔ فون کال کر کے میں بھی گھر کی جانب چل دی۔ میں جانتی تھی کہ اگر گھر جا کر یہ سب میں نے بتایا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہ کرے گا اور دیور صاف مکر جائے گا۔ میرا دیور کئی دن تک تھانے میں بند رہا۔ میرے سسرال والوں نے یہ بات سب سے چھپانے کی کوشش کی کہ ان کا بیٹا دکان کے اندر ایسا گھٹیا کام کرتا تھا۔ کچھ دن بعد انہوں نے پیسے دے دی کو رہا کروا لیا اور اس کی دکان بند کروا دی۔ مارکیٹ میں بھی اچھی خاصی دیور کی بدنامی ہو چکی تھی۔ مجھ کو دکھ بھی تھا مگر دیور کو رائے راست پر لانے کے لیے یہ سب کرنا بھی ضروری تھا۔ اس واقعے کے بعد دیور نے بھی اس کام سے توبہ کر لی اور میرے شوہر نے اس کو اپنے دفتر میں ملازمت دلوا دی۔ کچھ ماہ بعد ہم نے دیور کی شادی کر دی۔ میرے اس چھوٹے سے کام سے اب میرا دیور سدھر چکا تھا اور ہمارے گھر میں حرام کی کمائی بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔